नमस्कार, मैं वैभव प्रसाद सोने, प्रवक्ता इतिहास आचार्य श्री महापरिज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। ये आपका सेकंड क्लास, यह BA पार्ट 4 में यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेसन है। क्लियर? BA पार्ट 4 में फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है, जो है आपके सामने 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति जैसा हम सभी जानते हैं, बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलू हड़बुल्लों की वो हमने सुनी कहानी थी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। आज वो हमारे साथ ऐसा महसूस होता है कि वो आज भी अमरता को प्रदान किए हुए हैं और हमारे बीच में कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। हर महीना में झांसी की रानी की बात करते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर आए थे 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह को पढ़ने से पहले कुछ बातें इसके बारे में हैं जो आपको स्टार्टिंग में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि आगे आप अगर विद्रोह के बारे में लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में जल्दी से आ जाएगी। 1857 का विद्रोह भारत का माना जाता है कि पहला राष्ट्रीय विद्रोह था। इसके बारे में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मत रखे हैं, अलग अलग बातें कही हैं, इसकी रूपरेखा बनाई है। तो अपन पहले सारणिक और इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं ताकि आगे बढ़ने में हमें आसानी रहेगी। फिर इसके कारण, घटनाक्रम, परिणाम और प्रभाव इनकी बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो इस टेबल पर मैंने आपको समझाने की कोशिश ये की है कि इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, इन केंद्रों में कौन कौन से नेतृत्वकर्ता थे और इन केंद्रों पर किन्होंने दमन किया, जो ब्रिटिश सैनिक थे या सैनिक अधिकारी थे जिन्होंने इन विद्रोह केंद्रों को सफलतापूर्वक दबाया था और इनके नेतृत्वकर्ताओं को भी दबाया था। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्रों की, उनके नेतृत्वकर्ताओं की, फिर उनके दमन करने वालों की। फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला विद्रोह का जो केंद्र है वह है दिल्ली, जो भारत की राजधानी वर्तमान में भी है। भारत में 1857 में जो क्रांति थी उसका एक प्रमुख केंद्र है दिल्ली। हालांकि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत थी वो मेरठ से हुई थी, पर अपन इसके केंद्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो तात्कालिक कारण में पढ़ेंगे। अपन आप और हम लोग अभी सिर्फ ये भी पढ़ेंगे कि इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। अब ये मत कहना कि बाद में मेरठ में स्टार्टिंग हुई थी, वो मेरठ में तात्कालिक कारण से जो स्टार्टिंग बनी जाती वो वहाँ है, पर अपन अभी सिर्फ इसके केंद्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो केंद्रों के बारे में आप देखें। सबसे पहले दिल्ली में जो इसके नेतृत्व करता थे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, और उनके साथ में थे बख्त सिंह। क्लियर? दिल्ली में बहादुर शाह जफर और प्रमुख नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर और उनके साथ में थे बख्त सिंह। और इनका जो दमन किया था बख्त सिंह का, और यह दिल्ली में जो विद्रोह था उसका जो दमन किया था, जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे उनका नाम थे जॉन निकोलसन और दूसरा उनके साथ में थे हडसन। तो दो व्यक्ति हो गए। दिल्ली केंद्र था बहादुर शाह जफर, बख्त सिंह और जॉन निकोलसन और हडसन ने इनको दबाया। दूसरा केंद्र लखनऊ में वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह की बेगम कौन थी? बेगम हजरत महल, और इनको महल परी के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने बेटे बिद्रिस कादिर जो शेषव उस समय था उनको लेकर नेतृत्व किया था, और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल आए थे और इन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। ऐसा माना जाता है कि बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति के बाद नेपाल चली गई थी। क्लियर? अगला है कानपुर में जो विद्रोह के नेतृत्व करता थे नाना साहब
विद्रोह को दबाया था कैंपबेल ने। क्लियर, ये हो गया आपके सामने कानपुर के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे झांसी ग्वालियर, इनमें विद्रोह हुआ था। इन विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे उनमें महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तान्या टोपे थे। और इनका विद्रोह, इनके विद्रोह को दबाया था हीरोज ने। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हीरोज वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था पूरे क्रांतिकारियों में एक ही महिला जो पुरुषों के समान लड़ी थी वह झांसी की रानी थी। जो महिला नहीं थी पुरुष थी और नेतृत्व किया था तो वो कौन थी? लक्ष्मीबाई। और किसने कहा था? हीरोज ने। नेक्स्ट जगदीशपुर बिहार, इसमें विद्रोह हुआ था। इसमें कुंवर सिंह और अमर सिंह, इन दोनों ने विद्रोह किया था। कुंवर सिंह वहां के शासक थे, अमर सिंह सहयोगी थे। इन्होंने वहां पर विद्रोह किया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर विलियम टेलर और वेंसेंट आयर को भेजा गया था और उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। क्लियर। अगला इलाहाबाद में थे लियाकत अली ने विद्रोह किया था और इस विद्रोह को दबा दिया था कर्नल लील के द्वारा। अगला बरेली में खान बहादुर खां, बरेली में थे खान बहादुर खां और इनके विद्रोह को दबाया था कैंपबेल ने। इस प्रकार ये प्रमुख केंद्र, उनके नेतृत्वकर्ता और इनके दमनकर्ताओं के नाम आपके सामने मैंने स्पष्ट कर दिए। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं। अपने को बीए बीएड की दृष्टि से पढ़ना है। क्लियर। आगे बात करते हैं 1857 विद्रोह के बारे में। अब कुछ प्रमुख बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनमें यह है 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और भारत का उस समय तात्कालिक गवर्नर जनरल था। उस समय महारानी विक्टोरिया थी और उनके समय में यह विद्रोह हुआ था। याद रखना, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग आगे चलकर यही भारत का प्रथम वायसराय भी बनेगा। उसका नाम भी भारत का प्रथम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम ब्रिटिश वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि 1857 में ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई थी कि ये विद्रोह हो गया था। अभी तक क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों नहीं हुआ, 1857 में ही क्यों हुआ? इसकी प्रमुख कारण है वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के जो प्रमुख योजनाकार थे उनमें जो नाम लिया जाता है उनका नाम है अजीमुल्लाह खां, रघोजी बापू। ये दो प्रमुख उनके योजनाकार थे जो लंदन में इसकी योजना बनाई थी और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का फूल और रोटी थी जो एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचाई जाती थी, जिससे अगर वह समर्थन दे रहे हैं तो वह नई रोटी नई कमल लेके आगे दे देते, आगे से आगे। इस प्रकार ये संपूर्ण भारत में इसका प्रचार किया जा रहा था। आगे हम बात करेंगे 1857 की जो क्रांति है, विद्रोह है, इसके बारे में जो प्रमुख जो लेखक हैं इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, उनके नाम देखिएगा, जिनमें पहला है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बुक्स है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्लियर। पुस्तक का नाम, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट पुस्तक है और अक्सर पूछी जाती है, ये अगर आगे तक आपके काम आएगी। नेक्स्ट द पीजेंट एंड देयर राज, इस पुस्तक के लेखक हैं एरिक थॉमस स्टॉक्स। अगला है 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बुक है 1857 द ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट। इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता। अगली पुस्तक द स्पॉय म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, इस पुस्तक के लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट अगली है सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज 1857 से 1859,
मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट शशि भूषण चौधरी, ये इसके लेखक हैं। अगली बुक्स द हिस्ट्री ऑफ द स्पॉइल्ड वॉर एंड इंडिया, जॉन विलियम कायल। क्लियर। अगली पुस्तक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक के जो लेखक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। अगली है द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1858, सर सैयद अहमद आगरा, सर सैयद अहमद खान। इंपॉर्टेंट द स्पॉइल मिनिटी ऑफ 1857, ए सोशल एनालिसिस, H.P. चट्टोपाध्याय। क्लियर। लास्ट और प्रमुख महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसके लेखक है, पुस्तक का नाम है 1857, सिर्फ गणितीय भाषा में लिखी गई है 1857, और उसके जो लेखक है S.N. सेन। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ये बुक्स है जो मैंने आपके सामने रखी है, इनको याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अक्सर जीके के क्वेश्चंस में इन बुक्सों का उल्लेख होता आया है और होता आएगा, तो आप भी इन चीज़ों को जरा ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपका ये काम हो जाए। और ये 1857 की क्रांति के समय प्रमुख केंद्र नेतृत्वकर्ता और योजनाकर्ता, इसकी जो रूपरेखा बनाई थी 1857 की क्रांति, वो अजीमुल्लाह खान और रंगोजी बापू, और इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल का फूल और रोटी। क्लियर। ये हो गए आपके सामने 1857 की क्रांति की प्रमुख बातें। अब इसके आगे की जो बातें हैं अब पढ़ेंगे हम 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। क्लियर। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। के कारण, इनके कारणों में सबसे पहले हम इनके कारण के बारे में पढ़ेंगे, वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। क्लियर। तो 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह पढ़ने जा रहे हैं। उसके जो पहले प्रमुख कारण है वो है पहला राजनीतिक कारण। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी भूमिका के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो इस प्रकार है। सुनिए, 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है, यानी ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष पूर्ण हुए थे 1857 में, यानी ब्रिटिश शासन की जो स्थापना मानी जाती है वो 1757 में मानी जाती है, और वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। तो उसके बारे में देखिए, 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने औपनिवेश की शुरुआत की। ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभ उद्देश्य अधिकतम आर्थिक लाभ कमाना था, जो कालांतर में भारत को कच्चा माल का निर्यातक और तैयार माल के आयातक के रूप में केंद्रित करना चाहते थे। वहीं जहां एक तरफ भारत का तेजी से भी औद्योगिकरण हुआ तथा भारतीय समुदाय की कृषि पर निर्भरता अब पहले से और अधिक बढ़ा दी गई, दूसरी तरफ भारी भरकम कर, जमींदारों के अत्याचार व अंग्रेजों की भू नीतियों के कारण किसान समुदाय में निम्नतम स्तर पर आ पहुंचे थे। कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यकरण पर बल दिया गया, यानी अब वही उत्पादन करेंगे जो ब्रिटिश शासन के अनुकूल किया गया, जिसमें नील, कपास, चाय, अफीम, जूट, कॉफी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया गया। कृषि के वाणिज्यकरण से खाद्यान्न की कमी आई, जिससे बारंबार अकाल पड़ने लगे। फलस्वरूप देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश बढ़ता गया। 1857 में एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। 1857 का प्रारंभ 10 मई 1857 मेरठ में हुआ था। क्लियर। ये इसके प्रारंभ की जो रूपरेखा है जो बताई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 1857 की क्रांति की जो स्टार्टिंग है वो 1757 के 100 साल पूरे हो चुके थे, और भारत में जो ब्रिटिश सत्ता की जो स्थापना हुई थी वो स्टार्टिंग में तो अपने लाभ कमाने के लिए व्यापारी रूप में आए थे, बाद में यहाँ पर उन्होंने अपने शासन की स्थापना कर दी, और भारत में आकर उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया, यानी भारत में जो कच्चे माल की आपूर्ति है उनको बनाया और जो तैयार माल है उसको खपत कर दी। इस वजह से भारत में जो फसलें थी वो कृषि के वाणिज्यकरण पर आधारित थी, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो, यानी खाद्यान्न की कमी हो गई, बार बार अकाल पड़े, किसानों के विद्रोह हुए। इन विद्रोह के फलस्वरूप 1857 की क्रांति का स्टार्टिंग हुआ। स्टार्टिंग में भी पहले कारण था जो राजनीतिक कारण है वो आप जरा
समझिए राजनीतिक कारण। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत प्रमुख है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रथा, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रथा की स्थापना की। सहायक संधि प्रथा क्या थी बच्चों समझिए। सहायक संधि प्रथा ये थी कि लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो भारत में उन्होंने एक नई संधि की शुरुआत की जिसका नाम था सहायक संधि प्रथा। सहायक संधि प्रथा की जो प्रमुख धाराएं थी वो क्या थी सुनिए। अगर कोई सहायक संधि प्रथा भारतीय राज्य स्वीकार करते हैं तो उनको निम्न शर्तों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो सहायक संधि प्रथा की जो पहली शर्त थी जो क्या थी, जो राजा सहायक संधि प्रथा मानेगा उसको निम्न बातों को मानना पड़ेगा। पहली ये थी कि उसके राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, ठीक है, पहली बात है। और उस रेजिडेंट के अनुसार ही आपको कार्य करना है। यानी राजा पर किसका अंकुश हो गया, रेजिडेंट का, रेजिडेंट का अंकुश हो गया। दूसरी बात, राजा रेजिडेंट और ब्रिटिश प्रशासन को बताकर ही किसी अन्य देश से संधि करेगा या युद्ध करेगा। दूसरी शर्त, यानी सहायक संधि प्रथा की दूसरी शर्त यह है कि वो उसे ब्रिटिश रेजिडेंट के नेतृत्व में या ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को ध्यान में रखते हुए ही किसी अन्य देश पर आक्रमण कर सकता है या उससे संधि कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तीसरी शर्त यह है कि जो लैंड रेवेन्यू भू राजस्व वो पहले मराठाओं को देते थे, अब वह लैंड रेवेन्यू किसको देंगे, अंग्रेजों को देंगे। तीसरी शर्त। चौथी शर्त क्या थी, भारत में जो राजा इस संधि को स्वीकार करेगा वह अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। चौथी क्या थी शर्त, ब्रिटिश राज्य का कोई मित्र है तो उस पर भी वह जो संधि मानने वाला शासक है वो उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। ना ही कंपनी का जो मित्र है उससे मित्रता कर सकता है पर कंपनी के शत्रु से मित्रता नहीं कर सकता। यह सहायक संधि प्रथा की बात थी। नेक्स्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्या बात थी, जो सहायक संधि प्रथा राज्य मानेगा वह अपनी सेना नहीं रखेगा, वह अपनी सेना नहीं रखेगा, बल्कि उसकी सेना की जगह ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी एक उसके राज्य में रहेगी। यानी अब राजा पर सेना का भी नियंत्रण स्थापित कर दिया, ब्रिटिश रेजिडेंट जो है फिर एक सेना भी स्थापित कर दी और राजा की जो सेना है तो उसको नष्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, अब राजा पर पूरा का पूरा अंकुश किसका हो गया, ब्रिटिश शासन का। अब वो उसका विरोध करे तो सेना तैयार, वो उसकी बात न माने तो रेजिडेंट तैयार। तो एक प्रकार से यह एक फांसी का फंदा था जो दोनों ओर से खींचा जा रहा था। यह सहायक संधि प्रथा थी और भारत में यह व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। क्लियर। नेक्स्ट, और डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत, डलहौजी का व्यक्तिगत, इसके बाद वेलेस्ली के बाद लॉर्ड डलहौजी भारत में आया, उसे आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने डाक तार, रेलवे आदि की शुरुआत की थी। पर डलहौजी की एक नया सिद्धांत था व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या था कि हिंदू राजा कोई दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकते। दत्तक पुत्र क्या है, एक राजा है उनके अगर पुत्र नहीं हुआ है तो अपने भाई के, अंकल के या अपने रक्त संबंधी के पुत्र को गोद लेकर अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। चूंकि डलहौजी ने एक सिद्धांत बना दिया हड़प का या व्यक्तिगत का सिद्धांत, तो उसमें क्या है कि गोद निषेध कर दिया। गोद निषेध कर दिया तो बहुत से भारत में ऐसे शासक थे जिनके राजा के पुत्र नहीं थे, पुत्रियां थी और वो शासक बन नहीं सकती। तो डलहौजी ने उनके लिए उनके राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। अब इनमें मिलाने में कौन कौन से राज्य थे जिनमें आप नाम देखेंगे, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध। अवध का जो अंतिम ब्रिटिश जो राज्य है जो मिलाया गया था अवध का, अवध में के जो शासक थे वाजिद अली शाह, उनके पुत्र नहीं था पर उस पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको भी मिला लिया था।
तो अवध को मिला लिया। इस प्रकार डलहौजी के जो व्यक्तिगत सिद्धांत है उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, जिस राजा के कोई पुत्र नहीं है उसकी जगह उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया। ये था इसके राजनीतिक कारण जिनमें मिले थे, और डलहौजी की जो द्वेषतापूर्ण नीतियां थी वह प्रमुख रूप से जिम्मेदार थी। क्लियर? अब आगे सुनिएगा। रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा नाना साहब की पेंशन रोक देने भी असंतोष का कारण था। अब पेशवा नाना साहब थे, उनकी पेंशन को भी ब्रिटिश सरकार ने रोक दी थी, तो उन्होंने भी इन चीजों का विरोध किया। क्लियर? नेक्स्ट आगे। इसी प्रकार मुगल बादशाह के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भी जनता रुष्ट थी, जो एक राजनीतिक द्वेषता का परिणाम थी। क्या उन्होंने कहा गया था कि आप अब बादशाह नहीं हैं, जो भी है ब्रिटिश महारानी रहे, तो आप अपने पद से हटिए। ये बात भी आम लोगों को पसंद नहीं आई, तो उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण भी 1857 की क्रांति हुई थी। इसी प्रकार एक आगे आप देखिए, महारानी रानी लक्ष्मीबाई झांसी, उनके पति और उनके मध्य इन दोनों से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था, तो उन्होंने गोद ले लिया था, पर इस बात से लेकर भी नाराज झांसी की रानी हो गई थी, तो उन्होंने भी 1857 की क्रांति में अपनी महती भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, देसी विदेशी शासक भारतीय जनता के मन में अब भी मुगल सम्राट के प्रति श्रद्धा थी, प्रतिष्ठा थी। सिखों से बादशाह का नाम हटा दिया गया। इस प्रकार उनमें भी असंतोष हुआ। उन्होंने मुगल सम्राट के उत्तराधिकारी प्रश्न खड़ा किया, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उसके 8 जीवित पुत्रों में सबसे निकम्मे पुत्र मिर्जा कोयास को युवराज घोषित कर दिया गया। इस बात से लेकर भी अपमानजनक संधि इन पर थोपी गई थी। इसका परिणाम यह था कि विप्लवकारियों ने मुगल सम्राट को अपना नेता माना और मुगल दरबार क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। भारतीयों की दृष्टि से अंग्रेज सैनिक अजय समझे जाते थे, किंतु प्रथम अफगान युद्ध की घटना से भारतीयों के मन में यह बात जम गई कि यदि अफगान अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों का विद्रोह कर सकते हैं, अंग्रेजों से युद्ध कर सकते हैं, हम क्यों नहीं। इसी समय अफवाह फैल गई कि क्रीमिया का युद्ध का बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण कर रहा है। ऐसा भारतीय अधिक प्रोत्साहित हुए, क्योंकि उनका विचार था कि अंग्रेज रूस के साथ युद्ध में उलझे हुए होंगे, तब उनके विरुद्ध विद्रोह करने से उनके लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इन परिस्थितियों से उत्साहित हो रहे थे कि किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राज्य 100 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज शासन के 100 वर्ष 1857 में पूरे हो चुके थे, अतः राजनीतिक रूप से उचित वातावरण तैयार था। तो ये आपके सामने राजनीतिक रूप से उचित वातावरण कैसे कैसे तैयार था मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला कारण, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण। अंग्रेजों ने आरंभ से ही प्रशासन में भेदभावपूर्ण की नीति अपनाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सदैव भारतीयों को अविश्वास की दृष्टि से देखा और उसने भारतीयों को उच्च पदों से वंचित कर दिया। यद्यपि 1833 के चार्टर एक्ट में रंग जाति भेद नीति को समाप्त कर दिया गया था, कंपनी की सेवा में भारतीयों को लेने की घोषणा की गई थी, किंतु इस एक्ट की धाराओं को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। न्यायिक क्षेत्र में भी अंग्रेज भारतीयों को श्रेष्ठ समझते थे तथा भारतीय जजों की अदालतों में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं दायर कर सकता था। अंग्रेजों ने जो विधि लागू की वह भारतीयों के लिए बिल्कुल नई थी, जिसे वे ठीक से नहीं समझते थे। इस न्यायालय में अधिक धन में समय नष्ट होता था, फिर भी अनिश्चितता बनी रहती थी। भू राजस्व प्रणाली को नियमित करने के नाम पर भी जमींदारों से छानबीन करवाई गई तथा अनेक लोगों से जमीनें छीन ली गई।
मुंबई के इनाम कमीशन ने लगभग 20,000 जागीर भूमि का अपहरण किया था। बेंटिक ने तो माफी की जमीन तक छीन ली। इस प्रकार कुलीन वर्ग की अपनी संपत्ति में आमदनी से हाथ धोना पड़ा। इससे कुलीन वर्ग उनके विरुद्ध हो गया। किसानों की दशा सुधारने के नाम पर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी प्रणाली लागू की गई और प्रत्येक बार किसानों से दुगनी या उससे अधिक लगान वसूल की गई। भारत में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित होने के बाद ही प्रशासन में एक शक्तिशाली ब्रिटिश अधिकारी वर्ग का विकास हुआ। यह अधिकारी वर्ग अपने शासकों, भारतीय कर्मचारियों के साथ पूरी तरह से अलग थलग था। इस प्रकार वह भारतीयों को अपमानित करते थे। भारतीय कर्मचारियों के साथ कुत्तों से भी अधिक बदतर। इतना ही नहीं, अंग्रेजों को भारतीयों से मिलने जुलने तक नहीं दिया जाता था। अंग्रेजों की इस जाति भेदभाव ने भारतीय को क्रोधित कर दिया था। क्लियर? इसमें 3-4 चीजें प्रमुख रूप से आई थी। जैसे एक तो न्याय व्यवस्था, एक क्या था न्याय व्यवस्था में, आप सुनिएगा। घटना थी कि इल्बर्ट बिल विवाद की। पीसी इल्बर्ट ने बिल पास किया था। उसमें क्या था कि भारतीयों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया। भारतीयों को अंग्रेज जो जाति थी, अंग्रेज जो वर्ग था, उनके मुकदमों को सुनने का अधिकार दे दिया। पर इसका अंग्रेजों ने मिलकर विरोध किया तो पीसी इल्बर्ट को इस्तीफा देना पड़ा। उस एक्ट में एक बात डाल दी गई कि ये बात क्या डाली गई थी कि अंग्रेज अगर भारतीय न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वे जूरी की मांग कर सकता है, जिसमें 3 जूरी यानी 5 जनों का एक पैनल बनेगा, जिसमें 3 अंग्रेज होंगे और 2 भारतीय होंगे जज। इस प्रकार इस इल्बर्ट बिल का विरोध किया गया। जब इस श्वेत विद्रोह हुआ था, इस पीसी इल्बर्ट के इस बिल का विद्रोह हुआ था, तो अंग्रेज ने एक होकर इसके विरुद्ध आंदोलन किया। तो इसी बात को लेकर भारतीयों ने भी सीखा कि जब अंग्रेज एक होकर इन मामलों को देख रहे हैं तो हम भी अगर एकजुट हो जाए तो इस प्रकार के कोई भी जो बिल होंगे उनका हम विरोध कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रशासन के जो उच्च पद थे उन पर सिर्फ अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था। निम्न पद पर हमेशा भारतीय रहेंगे, उच्च पद पर भारतीय नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर? ये कार्नवालिस ने भी यही व्यवस्था की और इन्होंने भी यही व्यवस्था की। और स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ, एक नवीन जमींदारी वर्ग का जन्म हुआ। नवीन जमींदार जो वर्ग था वो ब्रिटिश शासन के प्रति ही उत्तरदायी था और वह उसी की पैरवी करता था। क्यों करता था? क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए एक पद से या एक ठेकेदार से तो अपनी क्या करता था, आजीविका चलाता था। तो वो सदैव इसके प्रति वफादार रहा, अंग्रेजों के प्रति। और उससे क्या है, एक सशक्त वर्ग किसने तैयार करके, अंग्रेजों ने। ये प्रशासन के विभिन्न प्रशासनिक जो कारण थे इनमें इनको लिया जाता है। क्लियर? अगला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, अब आप तो इसको समझिए। सामाजिक कारण को जितना आप पढ़ेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुई थी या जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें एक कारण मुख्य रूप से सामाजिक कारण भी लिया गया है। सामाजिक कारण में जनरली क्या होता था कि भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थापना हो गई, ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना हो गई। स्थापना होने के साथ ही भारत में धर्म प्रचार करने के लिए ईसाई मशीनरी आते थे। वो मशीनरी आके क्या करते थे, हिंदू देवी देवताओं को, मुस्लिम देवी देवताओं को, सभी के बारे में अच्छी बातें नहीं करते थे, ठीक है, और उनके धर्म के प्रति दुर्व्यवहार करते थे। तो भारतीयों के मन में ये बात घर कर गई कि ये सिर्फ हमारे देवताओं का, हमारे धर्म का अपमान करते हैं। तो एक सामाजिक कारण ये है। और ये क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन करा के ईसाई बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करके ईसाई बना रहे हैं। और ईसाई जगत में ये बात चलती थी कि व्हाइट मैन बर्डन, श्वेत आदमी का बोझ
जो ये अश्वेत है, ये श्वेत आदमी का बोझ है, व्हाइट मैन बर्डन, ऐसी बातें इससे साहित्य बड़ा बड़ा है, लिखा है। तो व्हाइट मैन बर्डन की बात करते थे, तो वो क्या करते थे, हमें ईसा मसीह ने इस पृथ्वी पर असभ्य लोगों को सभ्य बनाने के लिए भेजा है, तो हम आप लोगों असभ्य जो लोग हैं उनको हम सभ्य बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका धर्म परिवर्तन करेंगे, ईसा मसीह की जो बातें हैं, प्रभु की बाइबल की जो बातें हैं वो आपको सिखाएंगे और आपको ईसाई धर्म में लाना है। ठीक है, तो इन बातों को लेकर भारतीय के मन में बड़ा शोक था, सामाजिकरण। नेक्स्ट ये देख रहे दूसरी, भारत में गोद निषेध, सती प्रथा, शिशु वध आदि में धाराएं थी। अंग्रेजों ने इनको समाप्त किया। अंग्रेजों ने इनको समाप्त करने की बात कही, सोची, पर अंग्रेज अच्छा कर रहे थे, पर भारतीय जनमानस में ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमारे जो सामाजिक अधिकार है, सामाजिक जो परंपराएं हैं, नीतियां हैं, रिवाज है, उन पर सीधा का सीधा प्रहार कर रहे हैं। तो वो सामाजिक परिवर्तन भारतीय समाज या जनता नहीं समझ पाई और उन्होंने उसका विरोध किया। नेक्स्ट शिक्षा। अब अंग्रेज जो शिक्षा की बात करते थे वो आधुनिक शिक्षा की बात करते थे, तकनीकी शिक्षा की बात करते थे, वहीं भारतीय परंपरागत शिक्षाओं की बात करते थे। इस बात को लेकर भी वो बड़े नाराज हो गए भारतीय। उन्होंने अगर सुधार करना चाहा तो वो प्राच्य एंग्लो विवाद स्टार्ट हो गया। तो इसमें भी अंग्रेजी शिक्षा को, अंग्रेजी पद्धति को ही मान्यता मिली। तो ये भी एक प्रमुख रूप से कारण रहा। नेक्स्ट, रेल की शुरुआत हो गई 1853 मुंबई से था ना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारतीय रेल की शुरुआत हुई। अब रेल से सामाजिकता से क्या कारण है, देखो सामाजिकता से कारण है। रेल स्टार्ट हो गए तो उसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी पंथ के लोग एक साथ सफर करते हैं। तो वहां पे बराबर की बात आ गई। अब बराबर की बात आ गई तो उन्होंने देखा ये तो हमारा सामाजिक उन्मूलन हो रहा है कि हम ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, हम ऊंचे हैं, ये नीचे हैं वाली बात की गई। और रेल से ही स्टार्टिंग क्या हुई, हमारे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती, गांधी जी को भी जल्दी ट्रेन से धक्का दे दिया गया कि आपका यह रिजर्व स्थान नहीं है, आप अपनी सीट पर बैठिए। यह ऊंच नीच की भावना आ गई और एक जहाँ समानता की बात कर रहे थे तो ये ऊंच नीच की भावना रेल से स्टार्ट हो गई और सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग एक साथ यात्रा करने लगे। ये भी अंग्रेजों की यह बात भारतीयों को पसंद नहीं है। नेक्स्ट, तार व्यवस्था स्टार्ट हो गई। तो तार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी से जल्दी अपनी बात पहुंचा देते थे। तो एक तार से भी 1857 की क्रांति या सामाजिक जो कारण है उनमें भी इसको लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार धर्म, शिक्षा आदि के क्षेत्र में जो सामाजिक कारण थे जो 1857 की क्रांति के प्रमुख थे। अब थोड़ा सा देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के प्रयासों का भारतीय सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य शिक्षा से तो भारतीयों के जीवन में पाश्चात्य व्यक्तिवाद का बीजारोपण हुआ, जिससे भारतीय जीवन की विशेषताएं ही समाप्त हो गई। रूढ़िवादी भारतीयों के लिए अपने परंपरागत सामाजिक नियमों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप असहनीय था। भारतीयों का विचार था कि अंग्रेज सामाजिक नियमों में हस्तक्षेप करके भारतीय सभ्यता को नष्ट करना चाहते थे। रेल, तार आदि के वैज्ञानिक प्रयोग को भी अशिक्षित जनता समझ नहीं पाई और उन्हें अपनी सभ्यता पर प्रहार समझा। सामाजिक दृष्टि से अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति व्यवहार नितांत अपमानजनक था। भारतीय रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी में सफर नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों द्वारा संचालित रेलों व क्लबों की तख्तियों पर लिखा था, कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। अंग्रेजों की मनोवृत्ति का अनुमान आगरा के मजिस्ट्रेट के आदेश से लगाया जा सकता है, जो उन्होंने कहा था किसी भी कोटि के भारतीयों के लिए कठोर सजाओं की व्यवस्था करके उसे विवश किया जाना चाहिए कि वह सड़क पर चलने वाले प्रत्येक अंग्रेज को सलाम करे। यानी प्रत्येक भारतीय को इतना विवश कर दो कि वहां पर अगर अंग्रेज चल रहा है तो उसको सलाम करें आदि। भारतीय घोड़े पर चढ़ा हुआ है और अंग्रेज पैदल चल रहा है तो वह घोड़े से उतरकर उसका सम्मान प्रदर्शित करते हुए और उसके सामने जब तक खड़ा रहे जब तक कि वह आंखों से ओझल ना हो जाए, यानी वह जब तक जा रहा है जब तक उसको सलाम करते हुए खड़ा रहे। अंग्रेजों इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीयों को बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं था।
अंग्रेजों ने सुधार के नाम पर अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया। उन्होंने यूरोपीय चिकित्सा विज्ञान को प्रोत्साहन दिया, जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान के बिल्कुल विरुद्ध था। स्कूल, अस्पताल, दफ्तर, सेना पाश्चात्य सभ्यता के प्रसार के प्रमुख केंद्र थे। इससे भारतीय साहित्य संस्कृति की बड़ी दुर्दशा हुई। भारतीयों को यह विश्वास होने लगा था कि अंग्रेज भारतीय सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं, अतः अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न हो गई। ये था सामाजिक कारण, यानी अंग्रेज के ही अस्पताल, उन्हीं के स्कूल, उन्हीं के चिकित्सा विज्ञान जो भी है, सब अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार करने के केंद्र बन गए। स्कूल चले गए तो ईसाई धर्म पाश्चात्य शिक्षा दी गई, जिससे भारत ने यह समझा कि यह हमारे सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं और हमारे धर्म को नष्ट करने की बात कह रहे हैं। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट इसका बचा हुआ टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? जय हिंद।